तो हेलो एवरीवन, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पीवाईक्यू सीरीज में अगला टॉपिक जो हमारी आज के क्लास का टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। तो हम लोग अभी अगले आधे एक घंटे के अंदर कैपेसिटेंस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है कि दो स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स हैं ए एंड बी। ये पहली बॉल है ए और ये है दूसरा बॉल बी। पहले का जो रेडियस है हमारे पास वो रेडियस R1 है और दूसरे का जो रेडियस है वो रेडियस है हमारे पास R2। ठीक है, पहले बॉल A के ऊपर चार्ज कुछ Q1 है और दूसरे बॉल B के पास चार्ज कुछ Q2 है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाई अ वायर। तो चलिए एक वायर से हम लोगों ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस ऑन A एंड B इन इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही आप इन दोनों बॉडीज को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? आंसर है चार्ज का फ्लो होगा। और ये चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है? तो चार्ज का फ्लो हमेशा बॉडी हैविंग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, जो नेचुरल फ्लो होता है चार्ज का। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि जैसे इसका पोटेंशियल आप क्या लिखेंगे? इसका पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 अपॉन R1 लिखेंगे और इसका पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन R2 लिखेंगे। ठीक है, ये स्फेरिकल बॉडीज है। स्फेरिकल बॉडीज का जो पोटेंशियल है वो K Q1 बाई R1 होता है सरफेस पर। यही सरफेस से ही आपने कनेक्ट किया हुआ है इसको। ठीक है ना, मान लीजिए एक बार के लिए कि V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इन वायर में, इस कंडक्टिंग वायर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये Q1 कम होना स्टार्ट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैं जस्ट एक बार के लिए मान रहा हूं कि V1 जो है वो ज्यादा बड़ा है V2 से, तो इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना ऐसा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब A से चार्ज कम होगा और ये चार्ज कहां पहुंच रहा है? B पर। तो B पर चार्ज बढ़ेगा, A से कम हो रहा है B पर बढ़ रहा है, तो घटते बढ़ते कभी ना कभी दोनों का पोटेंशियल कभी ना कभी बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहां से चार्ज कम हो रहा है तो यहां का पोटेंशियल कम हो रहा है, यहां पर चार्ज बढ़ेगा तो यहां पर पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? कि A का पोटेंशियल कम हो रहा है, B का पोटेंशियल बढ़ रहा है, घटते बढ़ते कभी ना कभी दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा बराबर। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो फोर्स खत्म हो जाएगा, तो फर्दर चार्ज पार्टिकल का मोशन बंद हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फाइनली ये तो आपका इनिशियल सिचुएशन था, ये फाइनल सिचुएशन है। तो फाइनली यहां पर चार्ज कुछ हो चुका है Q1 डैश, यहां पर चार्ज कुछ हो चुका है Q2 डैश, और इसका फाइनल पोटेंशियल है VC, इसका फाइनल पोटेंशियल है VC। VC से मेरा मतलब है वो कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें ये Q1 डैश और Q2 डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे Q1 डैश और Q2 डैश? तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि हम लोग यहां पर लगाएंगे चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है? तो चार्ज कंजर्वेशन होता है जो हमारा टोटल इनिशियल चार्ज था, यानी Q1 प्लस Q2, ये किसके बराबर रहा होगा? तो ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर रहा होगा। ठीक है भाई, टोटल इनिशियल चार्ज और टोटल फाइनल चार्जेस तो सेम ही होंगे ना। और दूसरी बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों बॉडीज का, इन दोनों कंडक्टर्स A और B का फाइनल पोटेंशियल सेम है। फाइनल पोटेंशियल सेम है यानी कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ A इज सेम एज फाइनल पोटेंशियल ऑफ B। ये फाइनल पोटेंशियल आप क्या लिखेंगे? तो फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे K Q1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू K Q2 डैश अपॉन R2। ठीक है, ये बताइए कि ये K से K कैंसल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2 आ रहा है। तो यहां से बताइए आप Q1 डैश क्या लिख लेंगे? तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इंटू R1 बाई R। इस Q1 डैश को यहां से उठाइए और यहां रख दीजिए। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ये जो Q1 डैश की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू Q2 डैश इंटू R1 बाई R2, ये इधर रख देते हैं, तो इधर जैसे ही आप रखेंगे क्या आएगा एक्सप्रेशन? तो ये Q1 प्लस Q2 दिस इज इक्वल टू Q1 डैश की जगह मैं लिख रहा हूं Q2 डैश इंटू R1 प्लस R2 प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो यहां से ये हम लोगों ने लिया Q2 डैश बाहर, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक, तो बताइए यहां से Q2 डैश कितना आ रहा है? Q2 डैश आ रहा है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये लीजिए, ये Q2 डैश है, Q2 डैश।
मतलब ये B वाले स्फीयर पर फाइनल चार्ज, यदि B वाले स्फीयर पर फाइनल चार्ज इतना है तो सिमिलरली Q1 डैश कितना हो जाएगा। तो Q1 डैश निकालने के लिए आप इसे ऐसा लिख लीजिएगा कि ये यहाँ पे जो Q2 डैश है दिस इज इक्वल टू Q1 डैश इंटू R2/R1 लिख लेंगे और इसे उठाकर यहां से यहां रख देंगे, तो फिर पूरा एक्सप्रेशन Q1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से हमारे पास Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी R1/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों बॉडीज पर जो फाइनल चार्जेस हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो दो इक्वेशन यूज किया है हम लोगों ने। पहला है वो चार्ज कंजर्वेशन कि टोटल इनिशियल चार्ज विल बी सेम एज टोटल फाइनल चार्ज, और दूसरा ये जब दो बॉडीज को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करेंगे तो दोनों बॉडीज के ऊपर जो फाइनल पोटेंशियल होगा, फाइनल पोटेंशियल वो सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए दूसरा, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, तो इन द गिवन ग्राफ shows variation of charge Q versus potential difference V for two capacitors C1 और C2। तो कैपेसिटर के लिए आपको पता है कि Q is equal to होता है C into V। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या होगी Q/V। ठीक है, कैपेसिटेंस होता है Q/V। तो यदि इन दोनों ग्राफ में आप स्लोप कैलकुलेट करें, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो ये जो स्लोप है, स्लोप यानी एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। ये θ1 θ2 ना लिख करके मैं θA और θB लिख देता हूं। तो इसी थीटा के tan की वैल्यू tan थीटा, वो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यानी कि ये QV ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू Q/V है, और उसी Q/V को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। यानी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है QV ग्राफ का, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किसका बड़ा आ रहा है हमारे पास, तो कैपेसिटेंस बड़ा आएगा A का, मतलब ग्राफ में स्लोप A का बड़ा है। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोथ द कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ C1। ठीक है, दोनों कैपेसिटर का जो प्लेट सेपरेशन है, कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात हो रहा है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A/0/dV लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि इस प्लेट का सेपरेशन सेम है, यानी D सेम कर दीजिए दोनों के लिए, बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी कि जिसका एरिया बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा बड़ा होगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि C2 इज ग्रेटर देन C1। ठीक है, अब आपको बताना है A और B में कौन C2 है और कौन C1 है। तो ग्राफ में ऑलरेडी हम लोगों ने जज कर ही लिया है कि जिसका स्लोप ज्यादा बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि QV ग्राफ का स्लोप ही कैपेसिटेंस होता है। तो हम लोग यहां से ये कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ B, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा बड़ा एंगल बनाया है। तो A क्या होगा बताइए, A होगा हमारा C2, क्योंकि C2 के लिए प्लेट एरिया ग्रेटर है C1 से। ठीक है, तो A रिप्रेजेंट्स C2, जो A है वो क्या है, C2 है। यही बात समझ, ठीक है, क्यों, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि स्लोप जो है वो A का ज्यादा बड़ा है, हेंस A का कैपेसिटेंस ज्यादा बड़ा है। चलिए अगला बता, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, ऐसा है कि चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट, कैपेसिटर की प्लेट पर इस प्लेट पर चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा मान लेते हैं, इस पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पता है ना, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ही प्लेट बना रहा होता है। पॉजिटिव प्लेट की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी बनने वाली इसी डायरेक्शन में। तो इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो यहां पर मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, लेट्स से वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ले लिया, तो इस पर फोर्स भी इधर की तरफ लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा उस पर, तो फोर्स लगेगा Q इंटू E के बराबर, Q और E कितना है, E है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इफ वन ऑफ द प्लेट इज रिमूव्ड, फोर्स एक्सपीरियंस
ऑन दी चार्ज पार्टिकल बिकम्स। तो इस चीज का इन्होंने नाम रखा हुआ है एफ। इस चीज का क्या नाम रखा हुआ है? एफ। अब ये कह रहे हैं कि दोनों में से एक प्लेट हटा दो, एक प्लेट हटा देंगे तो सिर्फ एक प्लेट बचेगा। तो एक प्लेट पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो इसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स आएगा। फोर्स कितना आएगा? तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर होगा। दिस इज क्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यदि आपने इसे F बोला है तो दिस इज इक्वल टू F/2 है। तो फोर्स कितना हो चुका है? F/2 हो चुका है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है कि इफ टू सिमिलर लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस एंड माइनस सिग्मा आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d in air, find the expression of field at a point between the two plate and on the outer side of the plates, specify the direction of the field in each case। तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में भी किया है कि ये कह रहे हैं इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट है हमारे पास, राइट। एक प्लेट की चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस सिग्मा है और दूसरे प्लेट के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया माइनस सिग्मा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में डायरेक्टेड है, आउटसाइड वाले किसी पॉइंट पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे मैं इधर कोई एक पॉइंट ए नाम रख देता हूं। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए लिखना है तो पॉइंट ए पर इस पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस नेगेटिवली चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, जैसे इस प्लेट का नाम मैं एक्स रख दूं, इस प्लेट का नाम मैं वाई रख दूं, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट एक्स माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट वाई होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सिमिलरली ये यहां पर यदि मैं कोई पॉइंट ले लूं, कौन सा? ये यहां पर हम लोगों ने कोई पॉइंट ले लिया बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट एक्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट वाई, क्योंकि दोनों प्लेट्स ने सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। पॉजिटिव की वजह से बनने वाला फील्ड उससे दूर होता है और नेगेटिव की वजह से बनने वाला फील्ड उसकी तरफ होता है। तो ये हमारे पास कितना आता है? दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिमिलरली यदि आप इधर कोई पॉइंट एक सी ले लें तो ये नेगेटिवली चार्ज सीट वो अपनी तरफ फील्ड बनाएगा और पॉजिटिवली चार्ज सीट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, this is equal to electric field due to y minus times of electric field due to x. So this is sigma upon 2 epsilon naught minus times of sigma upon 2 epsilon naught होगा। तो this is 0। ठीक है, हाँ इसका डायरेक्शन भी आपको स्पेसिफाई करना है। तो डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन है प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो ये प्लेट का एरिया ए है और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। तो इसके दूसरे पार्ट के लिए जहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स से वाई की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सो फॉर्म्ड, तो तीसरे पार्ट में आपसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q को क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हम लोगों ने अभी अभी निकाला, सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैपेसिटेंस आ रहा है हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इट इज समथिंग लाइक कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही डेरिवेशन पूछ रखा था पार्ट वाइज। ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ अगला बताइए नेक्स्ट। हाँ तो इससे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। इफ चार्ज Q इज गिवन टू द कॉम्बिनेशन रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 टू द चार्ज ऑन C2, तो आपसे ये बताया गया है कि दोनों कैपेसिटर को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो ये है हमारे पास पहला कैपेसिटर C1 और ये है दूसरा कैपेसिटर C2।
आपने इस कॉम्बिनेशन को चार्ज दिया है Q, तो लेट से ऊपर वाले रास्ते चार्ज चला गया Q1 और नीचे वाले रास्ते चार्ज चला गया Q2, क्योंकि जैसे ही चार्ज इस जंक्शन पर आएगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा बताइए, सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि ये Q1 को आप क्या लिखेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, और Q2 को क्या लिखेंगे, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी। वी सेम क्यों कर दिया, वी सेम इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड, पैरेलल में। रेशियो ऑफ चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर C1 टू द C2, तो चार्ज यानी कि Q1 बाई Q2 आपसे सिंपल पूछा जा रहा है, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू जस्ट C1 बाई C2, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वेज। ठीक है, इन फर्स्ट केस इट इज फिल्ड विथ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दोनों प्लेट के बीच के कंप्लीट सेपरेशन को एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया है, जिस डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट आपका के है। ठीक, इन सेकेंड केस इट इज फिल्ड विथ टू स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस, यानी कि ये जो थिकनेस है वो d/2 है, उससे अगले डाइलेक्ट्रिक का भी थिकनेस कितना है, d/2 है। पहले डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट है आपके पास K1 और उससे आगे वाले डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट है K2। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द टू केसेस, दोनों सिचुएशंस में जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो सेम है, तो आपको K1 और K2 के बीच का रिलेशन निकालना है। चलिए देखिएगा कि इसका, इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा C, वो आप क्या लिखेंगे, तो वो लिख लेंगे हम लोग A K एप्सिलॉन नॉट बाई D, और यहां पर ये जो दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हैं K1 और K2 वाले, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि ये इक्विवेलेंट, ये जो कॉम्बिनेशन है, आप इस कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये K1 डाइलेक्ट्रिक यहां पर फिल्ड है, K1 डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन का कैपेसिटेंस C1 है, उसके आगे वाला जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कांस्टेंट K2 है, तो इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो ये लोग दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो कैपेसिटर के लिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर होता है। ठीक है, तो C1 को हम लोग क्या लिख लेंगे बताइए, तो ये जो हमारे पास C1 है, C1 इज इक्वल टू A K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, क्योंकि ये जो K1 है वो बस D/2 रीजन में है, ठीक है ना, और ये जो C2 है, दिस C2 इज A K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2 के बराबर है। ठीक, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये हमारे पास कितना आ गया, तो यहां से हम लोग ये 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ठीक है, ये इस इक्विवेलेंट सिस्टम का कैपेसिटेंस इधर लिख दिया, पहले वाले का इधर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि A K एप्सिलॉन नॉट बाई D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो A से A कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, D से D कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया K इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है कि पहले तो कैपेसिटर के बारे में बताया गया है कि कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, द टू कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विदिन विद अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है शेप, साइज और सेपरेशन पर ऑफ द सिस्टम आल्सो, एंड द नेचर ऑफ इंसुलेटर सेपरेटिंग द टू कंडक्टर्स। ठीक है, यानी वो इंसुलेटर यानी वो मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। they are used to store charges, ठीक, like resistor. Capacitor can be arranged in series or parallel or combination of both to obtain a desired value of capacitance. ठीक है, ओके।
तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट शोन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। ये सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, ठीक है। इसमें देखिएगा कि ये ए और बी है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग जैसे निकाल देते हैं, दिस इज पॉइंट एक्स एंड दिस इज पॉइंट वाई, ओके। तो ये देखिए, अब यहां पर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो हमें इस सिस्टम को रीड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमें यह समझ में आ सके कि कौन सा कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये यहां पर हमारे पास एक पॉइंट ए है, यहां पर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। एक पॉइंट मैं जैसे यहां x डिनोट कर देता हूं, एक पॉइंट जैसे मैं यहां y डिनोट कर देता हूं, ठीक है। देखिए, तो ये जो कैपेसिटर है, ये वाला ऊपर वाला, ये a और y के अबाउट कनेक्टेड है, a और y के बीच में। तो ये a और y के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया C। ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है, ये a और x के बीच में कनेक्टेड है, तो a और x के बीच में ये कैपेसिटर C मैंने ऐसा लगा दिया। एक कैपेसिटर x और y के बीच में भी कनेक्टेड है, तो x और y के बीच में ये मैंने एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया C, ठीक है। ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट इस कैपेसिटर के बारे में बात करें तो इसका एक टर्मिनल x पर है और दूसरा टर्मिनल b पर, तो x और b के अबाउट ये कैपेसिटर C मैंने ऐसा जोड़ दिया, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये y और b के अबाउट, ठीक, y और b के अबाउट। तो ये अरेंजमेंट देख के कुछ याद आया कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, तो ऑब्वियसली बैलेंस्ड है। बैलेंस के लिए कंडीशन क्या था, बैलेंस के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस होना चाहिए। तो सारे C वैल्यूज के हैं, राइट। तो जब ये बैलेंस्ड होता है, तो बैलेंस्ड कहने का मतलब होता है कि पॉइंट x और y का पोटेंशियल सेम होता है। तो x और y का पोटेंशियल सेम होने की वजह से ना तो x से y की तरफ ना ही y से x की तरफ कोई चार्ज फ्लो होगा। तो ये वाला कैपेसिटर आपका यूजलेस हो गया, ये यूजलेस हो गया, ठीक है। अच्छा, और कोई कैपेसिटर छूटा तो नहीं? यस, ये वाला छूट गया था। ये a और b के अबाउट ऐसा एक कैपेसिटर हमारे पास और कनेक्ट, ठीक है, ये भी सी। चलिए पहले इस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसा बना लेता हूं, इसको हटा दिया तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हो गए बताइए, सीरीज में। तो इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर लेकर आऊंगा, वो कितना होगा, वो C/2 हो जाएगा, क्योंकि दो कैपेसिटर जब सीरीज में हैं तो C इक्विवेलेंट इज C1 into C2 by C1 plus C2 होता है। तो दिस इज C²/2C, यानी कि दिस इज C/2, ठीक। तो ये ऊपर वाला C/2 हो गया और ये नीचे वाला भी C/2 हो गया। ऑलराइट, ऑलराइट। इधर ये आपका पॉइंट A था, ये आपका पॉइंट B। नीचे एक और कैपेसिटर है पॉइंट A और B के अबाउट ऐसा ऐसा, ठीक है, ये C। हाँ, तो ये C/2 और C/2 कितना हो जाएगा, C, और उसके साथ ये वाला C भी कैसा है, पैरेलल में। तो ये पूरी सर्किट का जो C इक्विवेलेंट आ गया, दिस इज C/2 प्लस C/2 प्लस C, यानी पूरी सर्किट का C इक्विवेलेंट इज 2C, ठीक है। पूरी सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना होगा, 2C होगा। आगे आपसे बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्लेन the electric field between the parallel plate decreases why, ठीक है। हमें यही एक्सप्लेन करना है कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। तो जैसे इस प्लेट पर यदि हम लोग चार्ज असाइन कर दें +Q, इस प्लेट पर चार्ज असाइन कर दें -Q, तो यहां पे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज होने लगते हैं। डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव पर फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड लगता है, जिसकी वजह से ये डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्जेस एक साइड पर आकर जमा हो जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पर आकर जमा हो जाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक के एजेस पर जमा हुए चार्जेस को हम लोग इंड्यूस्ड या बाउंड चार्ज बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम हुआ? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उन पर प्रेजेंट चार्जेस की वजह से, कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्जेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो लिख लेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एज डाइलेक्ट्रिक क्रिएट्स इट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन opposite to electric field due to charges present on the plate of the capacitor, hence net electric field reduces। ठीक है, हाँ, इसका थर्ड पार्ट देखिएगा कि कैपेसिटर A of capacitance C having a charge Q is connected across another uncharged capacitor of capacitance 2C, find expression of potential difference across the combination and charge lost by the capacitor A। ठीक है, चलिए तीसरे पार्ट को करते हैं। हाँ देखिए, इसके आगे का पार्ट ही कुछ ऐसा है। ठीक है, इसके आगे का पार्ट कुछ ऐसा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और इस पर चार्ज Q है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज कैपेसिटर B ऑफ कैपेसिटेंस 2C। ठीक है, तो ये ऐसा मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूं जिसका कैपेसिटेंस है C, इसको आपने किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2C था उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। इसके पास चार्ज कितना है? तो इसके पास चार्ज Q एंड हेंस माइनस Q है। ठीक, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक, तो शुरुआत में ये क्या होगा, शुरुआत में इसके पास पोटेंशियल मान लेते हैं V है और स्टार्टिंग में इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, हेंस कोई चार्ज है। इस समय ये की जस्ट हम लोगों ने क्लोज किया है, की क्लोज करने के पहले वाली ये सिचुएशन। फाइनली क्या हुआ? तो फाइनली आपको पता है कि फिर से वही काम कि यहां पर भी चार्ज का फ्लो होगा और चार्ज का फ्लो उसके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज एक कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना अटेन कर ले। ठीक है, और उस कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का यदि आप फॉर्मूला याद करना चाहें, डायरेक्ट यहां पर आप सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो जो कॉमन पोटेंशियल है दैट इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होता है। तो C1 की जगह मैं क्या लिखूंगा बताइए? C। V1 की जगह क्या लिखूंगा बताइए? V। C2 की जगह क्या लिखूंगा? 2C। और V2 क्या है? तो V2 इसका स्टार्टिंग का पोटेंशियल, स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग पे इसमें मतलब बिल्कुल शुरुआत में, यानी कि क्लोज करने के पहले इसके पास कितना पोटेंशियल है? 0। ये तो अनचार्ज था ना, अनचार्ज था तो पोटेंशियल नहीं है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 3C। तो ये आ रहा है हमारे पास CV डिवाइडेड बाई 3C, C से C कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ रही है V/3। ठीक है, यानी फाइनली इसके पास कितना पोटेंशियल है? तो इसके पास फाइनल पोटेंशियल है V/3 और इसके पास भी फाइनल पोटेंशियल कितना है? V/3 है। जैसे ही दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया तो अब फर्दर चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा था। आपसे इसी में आगे पूछा जा रहा है कि चार्ज लॉस्ट बाय द कैपेसिटर ए, कैपेसिटर ए ने कितना चार्ज लॉस किया है। ठीक है, तो चार्ज लॉस्ट बाय ए, एक काम करते हैं, ये ए था, ए पर फाइनल चार्ज निकाल लेते हैं। ए पर जो फाइनल चार्ज है मैं उसे Q डैश बोल देता हूं। Q डैश क्या है? फाइनल चार्ज ऑन ए। तो दिस इज इक्वल टू C इंटू फाइनल पोटेंशियल ऑन ए। ये C तो ठीक है, फाइनल पोटेंशियल कितना है? V/3 है, तो दिस इज इक्वल टू CV/3। अच्छा, इनिशियल चार्ज कितना था? तो इनिशियल चार्ज Q इज इक्वल टू CV था। C है हमारे पास कैपेसिटेंस और V है पोटेंशियल। तो शुरुआत में चार्ज था CV, बाद में हो गया CV/3। तो बाद में, तो देयरफॉर चार्ज लॉस्ट कितना होगा? तो चार्ज लॉस्ट इज इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज, यानी कि CV माइनस CV/3। तो दिस इज 2CV/3। क्या होगा? 2CV/3। समझ गए? यानी 2CV/3। तो आपको ये आप आंसर 2CV के टर्म से मत दीजिएगा, इसी CV को उन्होंने Q बोला हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ Q लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 2/3 टाइम्स ऑफ Q। ठीक, चलिए इसके और वाले पार्ट को देखिएगा। तो दो स्लैब्स हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K और दूसरे का है K। फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके पास प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का हमें क्या करना है? कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए
तो ये 2K वाले सेगमेंट का कैपेसिटेंस मैं C1 मान लेता हूं और इसके आगे वाला जो K डाइलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट है उसका कैपेसिटेंस मैं C2 मान लेता हूं। दोनों को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में, ठीक है। C1 को क्या लिखेंगे बताइए? तो C1 इज इक्वल टू प्लेट एरिया A इंटू 2K इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई ये 2K डाइलेक्ट्रिक जो है ये कितने डिस्टेंस में है? तो ये d/3 डिस्टेंस में, d/3, तो बाई d/3। सिमिलरली C2 क्या लिखेंगे बताइए? तो C2 इज इक्वल टू A इंटू इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई ये डिस्टेंस है 2d/3, ठीक है। आई होप ये वाली बात सही है भाई। जब किसी कैपेसिटर के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल हो जाता है तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? A के एप्सिलॉन नॉट बाई D, वेयर A इज द प्लेट एरिया, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब आपको पता है, और D है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। तो यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? C इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया, C इक्विवेलेंट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये भी 3 आ जाएगा ऊपर, मतलब C1 को मैं लिख लेता हूं, दिस इज A इंटू 2K इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई ये 3, ठीक है। जो भी कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या है बताइए? A के एप्सिलॉन नॉट बाई D तो है ही सही, A के एप्सिलॉन नॉट बाई D तो कॉमन है ही सही, दोनों में A के एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो 3 भी बाहर निकाल लीजिए। तो 3 जब आपने बाहर निकाल लिया तो 3A के एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो यहां पे बचा हमारे पास 2, ठीक है, 2 और ये 2 हो गया। यहां पर क्या बचा हमारे पास बताइए? तो कुछ नहीं, A के एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो दिस इज 2 इंटू 1 बाई, एक मिनट, यहां नीचे है हमारे पास क्या? नीचे 2, तो ये 1/2 है, तो दिस इज 2 इंटू 1/2, ठीक है। मैंने देखिएगा A के एप्सिलॉन नॉट बाई D बाहर लिया है 3, तो ये नीचे वाला 2 रह गया ना, तो 2 इंटू 1/2 बाई 2 प्लस 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है वो है 3A के एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू, ये ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 है और ये हमारे पास 2/5 और आ गया, ठीक। तो फाइनल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है 6A के एप्सिलॉन नॉट बाई 5D, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए। तो अगला है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड, आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैरड। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, हर एक का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड, और हमें इस तरीके से लगाना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ जाए? तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड आ जाए। क्यों? तो क्या तीनों को पैरेलल में लगा देंगे? नहीं, पैरेलल में लगा देंगे तो 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। क्या तीनों को सीरीज में लगा दें? नहीं, सीरीज में लगा देंगे तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि जब आप n आइडेंटिकल कैपेसिटर को ऐसे सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगा, तो C इक्विवेलेंट इज C/n होता है, ठीक है ना, C/n होता है, ओके। 2 of them connected in series and the combination in parallel to the third। यदि आपने ऐसा किया कि ये 2 कैपेसिटर को तो आपने लगाया सीरीज में और इस कॉम्बिनेशन को किसी तीसरे के साथ ऐसा पैरेलल, ये, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4 और 4 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 4 और 4 का इक्विवेलेंट 4/n की वैल्यू 2, दैट इज 2, और इस 2 के साथ ये वाला 4 कैसा है? पैरेलल में, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होता है, यानी कि ये C वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, तो अगला सवाल है हमारा कि वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी इफ द कैपेसिटेंस इज चार्ज changed from 2 microfarad to x microfarad, the decrease in energy of the capacitor is this, the value of x, ठीक है। तो देखिए
वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको आपने 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। कैपेसिटर इज द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम 2, तो शुरुआत में 2 था, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बताइए? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इनिशियल इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटेंस है 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 इंटू वी का स्क्वायर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है वो 200 है, तो 200 का स्क्वायर इज 200 इंटू 200, राइट। दिस इज इनिशियल एनर्जी, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये हमारे पास? ये आ रहा है 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6, तो दिस इज 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 जूल्स। और फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो फाइनल एनर्जी इज हाफ। कैपेसिटेंस आपने बदलकर कितना कर दिया है? x माइक्रोफैरड, तो दिस इज x इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 इंटू 200 इंटू 200, राइट। तो ये लीजिए, ये हमारे पास कितना हो गया? तो ये हो रहा है 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6, तो दिस इज, सॉरी ये x भी आएगा यहाँ पर x, तो दिस इज 2x इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 जूल्स, ठीक है। तो डिक्रीज इन एनर्जी इज दिस मच। डिक्रीज कैसे निकालेंगे? तो डिक्रीज हम लोग निकालेंगे इनिशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ फाइनल एनर्जी से, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी है हमारे पास 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 और फाइनल एनर्जी है हमारे पास 2x इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। तो ये लॉस इन एनर्जी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। तो 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? 4 - 2 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ रही है 1, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। हमें C2 में या C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 90 वोल्ट है, तो ये पॉइंट A का पोटेंशियल है 90 वोल्ट का, और ये B ग्राउंडेड है, मतलब कि पॉइंट B का पोटेंशियल कितना हो गया? 0। तो इट इज समथिंग लाइक कि पूरा AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वो 90 वोल्ट का है, ठीक है। C1 है आपके पास 20 माइक्रोफैरड, C2 है 30 माइक्रोफैरड और C3 है 15 माइक्रोफैरड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? C इक्विवेलेंट। तो चूंकि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होगा, यानी 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। तो ये लीजिए, ये कितना आ गया हमारे पास? ये एलसीएम हम लोग 60 ले लेते हैं, तो ये 20 से 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इज 60/9, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है 20/3 माइक्रोफैरड, 20/3 माइक्रोफैरड, ठीक। तो चूंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो चार्ज कितना होगा? चार्ज का एक्सप्रेशन होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमारे पास 20/3 माइक्रोफैरड, राइट। तो माइक्रोफैरड को मैं लिख लेता हूं 10 रेज टू दी पावर -6, और वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है? तो वोल्टेज है 90 वोल्ट, ठीक है। तो ये 3 से 30 टाइम्स में, तो ये हमारे पास आ रहा है 600 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 कुलाम, यानी दिस इज 600 माइक्रो कुलाम। तो तीनों सीरीज में, यानी 600 माइक्रो कुलाम इस पे चार्ज, 600 माइक्रो कुलाम इस पे और 600 माइक्रो कुलाम इस पे, ठीक है। चलिए पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं C2 के क्रॉस। तो अब यदि हम लोग C2 के बारे में बात करें, C2 के बारे में, तो C2 के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो C2 पे भी चार्ज यही है, और C2 का जो कैपेसिटेंस है वो 30 है। तो C2 के लिए यदि आप Q इज इक्वल टू C2 इंटू V लिखें, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C2 होगा। Q की तो वैल्यू है 600 माइक्रो कुलाम और कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कुलाम पर फैरड इज वोल्ट, कितना आ गया हमारे पास पोटेंशियल? तो ये पोटेंशियल आ रहा है 20,
तो वोल्टेज की वैल्यू है 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सिर्फ इसके अक्रॉस, वो 20 वोल्ट का होगा। अब जब एक बार आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया है तो हेंस अब आप एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ ठीक है, C की जगह क्या डाल देंगे? C इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ और V स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से हमारे पास आ रहा है 200, दिस इज 6,000 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ यानी कि दिस इज 600 माइक्रो जूल्स। 600 माइक्रो जूल इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए नेक्स्ट। हाँ अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V, इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम टू दैट ऑफ स्टोर्ड इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये है आपके पास एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C, आपने इसे V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज कर दिया। एक ऐसा सा ही दूसरा आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर और था जिसका कैपेसिटेंस C था, अनचार्ज था, तो इसके पास शुरुआत में कोई वोल्टेज नहीं है। आपने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसा ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ज्वाइन करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, कहां से कहां? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल कौन है? हाइयर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, एक है हाइयर पोटेंशियल और दूसरा है लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा जब तक दोनों बॉडीज एक कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना अटेन कर ले। जैसे ही दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वो कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आ जाएगा तो अब फिर फर्दर चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो वो जो कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? तो कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, हाँ तो ये जो फाइनल हमारे पास इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, दिस इज C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 की जगह मैं लिखूंगा C, V1 की जगह मैं लिखूंगा V, प्लस C2 की जगह भी C और V2 की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2C। ठीक है, तो C से C कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ रहा है V/2। यानी कि जो फाइनल सिस्टम आपके पास बनकर तैयार हो रहा है उस फाइनल सिस्टम के अंदर इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है, इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है। ठीक, अच्छा इस इनिशियल सिस्टम के पास जो एनर्जी थी वो इनिशियल एनर्जी लिखिए। तो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ इसी के पास एनर्जी था, वो कितना है? तो दैट इज हाफ CV स्क्वायर। चलिए आइए फाइनल सिस्टम की एनर्जी लिखते हैं। तो फाइनल सिस्टम में इसके पास भी एनर्जी है और इसके पास भी एनर्जी है। कितना होगा एनर्जी? तो हाफ C इंटू V/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C इंटू V/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया? ये फाइनल सिस्टम की एनर्जी लिखिए। तो फाइनल सिस्टम की एनर्जी ये हाफ C तो ठीक है, दिस इज V स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ C V स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ C V स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/4 टाइम्स ऑफ CV स्क्वायर। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम, यानी कि ये हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो फाइनल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो 1/4 टाइम्स ऑफ CV स्क्वायर टू द 1/2 टाइम्स ऑफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 1:1। तो इनिशियल सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी है, फाइनल सिस्टम के पास कम एनर्जी है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब ये चार्जेस फ्लो हुए हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि इस पहले कैपेसिटर से दूसरे की तरफ, तो ऑब्वियसली ये कंडक्टिंग वायर है जिसके क्रॉस चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब इन वायर्स के थ्रू चार्जेस फ्लो हुए हैं तो यहां पर बना है करंट, और उस करंट की वजह से इस सिस्टम में आया है एक हीट लॉस। करंट की वजह से क्या आया है? तो हीट लॉस। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला बताइए। चलिए अगला सवाल हमारे पास ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो, ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए यदि आप देखें
तो हमें इस रीजन को रीड्रॉ करना पड़ेगा, इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। ऑलराइट, इसको क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये PRSTB वाले पॉइंट को। ठीक, तो देखिए ये पॉइंट आपका A है, A से ये यहां पर पॉइंट P है, तो A और P के अबाउट ये एक कैपेसिटर है जिसका नाम है C1। ठीक, P के बाद ये यहां कोई पॉइंट T है और लास्ट में पॉइंट B है, तो ये T और B के बीच में ये कैपेसिटर है हमारे पास जिसका नाम है C5। ठीक है, यहाँ पे P और T के बीच में दो और पॉइंट हैं, एक का नाम है R, दूसरे का नाम है S। तो यदि एक बार के लिए मैं R ऊपर ड्रॉ कर दूं, S नीचे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इसमें आपने वैसे एक चीज तो नोटिस कर ही लिया होगा कि ये देखिए P और S को शॉर्ट कर दिया गया है। P और S को यदि शॉर्ट कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि P और S एक्चुअली एक ही पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे किसी दो पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये तो एक कंडक्टिंग वायर है जो पॉइंट P और S के अबाउट कनेक्टेड है। खैर चलिए एक बार के लिए देखिए, तो P और R के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका नाम क्या है, P और R के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका नाम है C2, और R और S के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका नाम है C3, R और S के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका नाम है C3, और S और T के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका नाम है C। आई बात समझ? ठीक है, अब ये कंडक्टिंग वायर का कोई मतलब नहीं है। कंडक्टिंग वायर का मतलब ऐसा है कि पॉइंट P और S एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P और S है, ठीक, ये एक ही पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां से यहां ले आता हूं। आई बात समझ? और अगला है कि ये R और T एक ही पॉइंट है, R और T एक ही पॉइंट है। ठीक, ओके, तो इसको एक बार के लिए यदि मैं फिर से रीड्रॉ कर दूं, तो ये C1 हमारा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट P और S एक ही पॉइंट है, ये बीच में हमारे पास एक पॉइंट R है, और लास्ट में R और T एक ही पॉइंट है, ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है B। तो ये T और R और आगे B के बीच में ये कैपेसिटर है C5। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो C2, C3 और C4, ये C2, C3 और C4, ये तीनों कैपेसिटर PS और RT के अबाउट कनेक्टेड है, PS और RT के अबाउट। तो मैं कह रहा था कि PS एक पॉइंट, RT एक पॉइंट, तो इसी रास्ते ये आपके तीनों कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। तो ये तीन कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, ये तीनों कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। इतनी बात सही है। तो हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड, तो ये वाला तो 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, एज इट इज। इसके आगे ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, इन तीनों को हटाकर यदि मुझे एक कैपेसिटर लगाना होगा तो उस इकलौते कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए, 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड। इसके आगे वाला ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड। ऑलराइट, तो इस पूरी सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6, राइट। तो ये 6, ठीक है, 3 + 3 + 1, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/7 माइक्रोफैरड। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 6/7। चलिए आगे है कि इफ अ DC सोर्स ऑफ 7 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, how much charge is drawn from the source and what is the energy stored in the network। ठीक है, तो दूसरे पार्ट के लिए जो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी होगा, तो ये Q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, C इक्विवेलेंट इनटू V, है ना। जैसे इट इज समथिंग लाइक कि इसके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगाया हुआ है और वो बैटरी का पोटेंशियल है 7 वोल्ट, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 6/7, वोल्टेज है हमारे पास 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ रहा है 6 माइक्रोकुलाम। कितना आ रहा है, 6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अगले पार्ट में आपसे इसी में पूछा जा रहा है कि मुझे है ना एनर्जी भी बता दो, एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V²। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, C इक्विवेलेंट इज 6/7 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, और V² यानी कि 7 का स्क्वायर 49, तो ये 7 से 7 टाइम्स में, ये 2 से 3 टाइम्स में,
तो ये हमारे पास आ रहा है 21 माइक्रो जूल्स, 21 माइक्रो जूल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए, ये एक अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। तो दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए और बी है, जिसको आपने किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। स्विच S इज क्लोज्ड। शुरुआत में ये स्विच क्लोज था इनिशियली ये फिगर में जो ओपन करके दिखाया जा रहा है, तो इनके कहने का मतलब है इनिशियली ये जो स्विच है ये क्लोज्ड। स्विच S यदि क्लोज्ड है तो A और B कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V वोल्ट का, जो बैटरी का EMF है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं कि स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। राइट, तो चलिए ये इनिशियल सिस्टम के लिए हम लोग एक बार के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियली इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है। यदि बैटरी का वोल्टेज V है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है। तो जो टोटल इनिशियल एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ A प्लस एनर्जी ऑफ B होगा। तो A के पास कितनी एनर्जी है? तो A के पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू है हाफ CV²। हाँ, A के पास जो एनर्जी है दिस इज इक्वल टू हाफ CV² प्लस हाफ CV²। राइट, तो ये हो चुका है हमारे पास CV²। ये इनिशियल सिस्टम है। फाइनल सिस्टम में क्या हुआ है? तो फाइनल सिस्टम में ये फाइनल सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये बैटरी जिसका EMF है V, ये पहला कैपेसिटर तो ठीक है, दूसरा ये S। इन दोनों ही कैपेसिटर के प्लेट के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। ठीक, B को अब बैटरी से डिस्कनेक्ट किया जा चुका है, ये की ओपन कर दिया है। फिर B के जो दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस था उसमें एक डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट K है वो इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए फाइनल एनर्जी लिखते हैं। तो फाइनल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ A प्लस एनर्जी ऑफ B। तो यहां यदि आप ध्यान से देखें तो A वो कैपेसिटर है जो बैटरी से थ्रू आउट कनेक्टेड है। ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि वो कैपेसिटर जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है उसमें एनर्जी बढ़ जाता है। कितना टाइम्स? K टाइम्स। तो यहां पे एनर्जी हाफ CV² नहीं है बल्कि हाफ CV² इंटू K के बराबर, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है। इसका लॉजिक क्या है? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया तो हेंस एनर्जी K टाइम्स बढ़ गया। और जो B वाला कैपेसिटर है, ये B कैपेसिटर, इसके अक्रॉस एनर्जी 1/K टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्ट किया जा चुका है। इसके अक्रॉस बस चार्ज सेम होता है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जिसके अक्रॉस आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है 1/K टाइम्स, वहां पे पोटेंशियल कम हो जाता है 1/K टाइम्स, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसका कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाता है और एनर्जी 1/K टाइम्स हो जाती है। तो इसके लिए दिस इज हाफ CV²/K होगा। तो यदि आप टोटल एनर्जी लिखना चाहें तो टोटल एनर्जी इज हाफ CV² इंटू K प्लस 1/K होगा। तो दिस इज हाफ CV² इंटू K² प्लस 1/K होगा। तो यदि आप एक बार के लिए कैलकुलेट करें, आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन, यानी आपसे इनिशियल टू द फाइनल एनर्जी पूछा जा रहा है। इनिशियल एनर्जी इज CV² एंड फाइनल एनर्जी इज CV²/K² प्लस 1/2K। मैंने इस 2 को इधर ही लिख दिया है, CV² से CV² कैंसिल आउट हो गया। आंसर टू द क्वेश्चन इज 2K/K² प्लस 1। आंसर क्या है? K² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2K। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, हमारे पास ये है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज E। ये जो 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है इसके पास एनर्जी कितनी है? E। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरड, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए बैटरी का EMF कुछ दे नहीं रखा है, तो हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस 6 वोल्ट के कैपेसिटर के अक्रॉस, इस 6 वोल्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V वोल्ट का है। ठीक है, हेंस इस 12 वोल्ट के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा? V के बराबर का ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में है।
पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। इस 3 के क्रॉस वोल्टेज कुछ V डैश रहा होगा, मुझे नहीं पता। यदि आपने V डैश इसको मान लिया है तो जो बैटरी का EMF होगा वो V प्लस V डैश के बराबर रहा होगा। ठीक, खैर आते हैं हम लोग सबसे पहली बात एनर्जी पर। तो ये जो 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसके पास जो एनर्जी E है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर। सी हो गया हमारा कैपेसिटेंस विच इज 6 माइक्रोफैरड इंटू वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू E है, E, ठीक है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर है। तो अब 12 माइक्रोफैरड के अक्रॉस एनर्जी कितनी होगी, तो 12 माइक्रोफैरड के अक्रॉस जो एनर्जी है, मैं इसे एक बार के लिए ई डैश लिख रहा हूं, ई डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 माइक्रोफैरड इंटू इसके पास भी वोल्टेज तो सेम ही है, ठीक है, तो इंटू वी स्क्वायर कर दिया। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। तो यदि आप एक बार के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो ई डैश बाई ई इज इक्वल टू हाफ से हाफ गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, दिस इज 12 बाई 6 माइक्रोफैरड, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ई डैश इज इक्वल टू 2E आएगा। यानी पहले सवाल का क्या जवाब होगा, तो पहले सवाल का आंसर होगा 2E, राइट। आपको अपना आंसर E के टर्म्स में, कैपिटल E के टर्म्स में ही देना है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड। तो अब 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस तो वोल्टेज V डैश हमें पता नहीं है, इसके अक्रॉस तो काम चल गया, V और V सेम था। अब क्या करें, तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है, इन दोनों को हटाकर यदि आप एक कैपेसिटर लेकर आए, इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर लेकर आए, तो उस इकलौते कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 18 माइक्रोफैरड होगा ना। आई बात समझ। और इसके आगे लगा हुआ है हमारे पास ये 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस पर वोल्टेज हम लोगों ने V माना है और इस पर वोल्टेज हम लोगों ने V डैश माना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के अक्रॉस जो मिलाकर चार्ज रहा होगा वही चार्ज इस 3 माइक्रोफैरड पर भी रहा होगा। ये प्लस है, ये माइनस। बैटरी से कुछ चार्ज आया Q, वो चार्ज यहां डिवाइड हो गया 2 रास्तों में और दोबारा से वही चार्ज कंबाइन हो गया 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चार्ज इन दोनों के अक्रॉस कंबाइंड है, एडिशन ऑफ दीज 2 चार्ज, मतलब एडिशन ऑफ चार्जेस जो इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस है, वो सारा का सारा चार्ज 3 माइक्रोफैरड पर है, ठीक है। तो चार्ज होगा कितना, चार्ज होगा इसके पास 18 इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। दिस इज सेम एज 3 इंटू वी डैश, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 6 टाइम्स में, तो ये लीजिए वी डैश आ गया, वी डैश इज इक्वल टू 6V, वी डैश इज इक्वल टू 6V। आई बात समझ। तो अब इस 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस जो एनर्जी है वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हाफ इनटू इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड इनटू वी डैश का स्क्वायर, और वी डैश है 6V, तो 6V का स्क्वायर इज 36V स्क्वायर, ओके। इस एनर्जी को मैं E डबल डैश नाम दे देता हूं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख देता हूं, ठीक है। अब फिर दोबारा से यदि हम लोग इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 करें, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन नंबर 1, तो ये E डबल डैश बाई एनर्जी E इज इक्वल टू कितना होगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये V स्क्वायर से ये V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 माइक्रोफैरड इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 3 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 18 टाइम्स में, तो E डबल डैश हमारे पास आ रहा है 18E के बराबर। यानी इस 3 माइक्रोफैरड के पास कितनी एनर्जी है, तो दिस इज 18E के बराबर की एनर्जी है, ठीक। तो टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, भाई इसके पास एनर्जी E है, इसके पास एनर्जी 2E है और इसके पास एनर्जी 18E है, तो टोटल एनर्जी ड्रॉन इज 21E, है ना। भाई इन कैपेसिटर्स को एनर्जी कहां से मिली है, बैटरी से ही तो मिली है, तो टोटल बैटरी से कितनी एनर्जी ड्रॉ हुई है, 21E के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट ये बताइए, हाँ अगले सवाल में क्या है, तो ये नेटवर्क है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड इज 16 माइक्रोकूलम। मतलब इस पर आपके पास 16, यहां पर चार्ज है 16 और यहां पर -16 माइक्रोकूलम।
फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमें इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो निकालना है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैरड, राइट। ओके, ठीक है, चलिए ये देखिए कि यदि इस 4 माइक्रोफैरड के पास चार्ज 16 माइक्रोकुलाम है, तो इस 4 माइक्रोफैरड के पास, इस 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए यदि हम लोग एक बार के लिए Q इज इक्वल टू CV एक्सप्रेशन लगा दें, तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, Q कितना हो गया, Q हो गया 16 बाई C कितना 4, तो दिस इज 4 वोल्ट। हेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा 4 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा 4 वोल्ट। अब टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट में यदि 4 वोल्ट पोटेंशियल इन दो पॉइंट के अक्रॉस कंज्यूम हो रहा है, तो रिमेनिंग 8 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट का है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होगा। एनर्जी कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ ठीक है। C कितना है, C है 12 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ और V का स्क्वायर यानी कि 64, तो ये 2 से 32 से। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, तो ये आ रहा है 384 इंटू 10⁻⁻⁻6 जूल्स। ठीक है, या माइक्रो जूल्स भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला सवाल बनाते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इज चार्ज टू V वोल्ट बाय बैटरी। आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। नाउ slab of dielectric constant K lying between 1 to 2 is introduced in the space between the plate. How will the following be affected? Electric field between the plate of the capacitor or energy stored in the capacitor. Justify your answer in each case. तो आई होप ये सवाल समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, आपने इसे V वोल्ट तक किसी बैटरी से चार्ज तो किया, फिर उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब कि जो लास्ट क्लास वो थ्योरी वाली थी ना, उसमें हम लोगों ने जो केस 2 बनाकर डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C, इसके दोनों प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहां पर कुछ चार्ज है +Q, यहां पर कुछ चार्ज है -Q। ये चार्ज कहां से आया, तो ये ऐसे किसी बैटरी से आया था, फिर आपने ये बैटरी खोलकर हटा दिया। जब कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो आपने ये बैटरी रिमूव कर दिया। ठीक है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दो कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट थे इसके बीच का सेपरेशन यदि D था, तो बाद में अब नया सेपरेशन कितना हो चुका है, 2D हो गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है A∈0/D, यही होता है ना। तो अब यदि D को आप 2D बना दें तो कैपेसिटेंस C कितना हो जाएगा, C' लिख लेता हूं, C' इज इक्वल टू A∈0/2D होगा। और इस A∈0/2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शुरुआत में यदि कैपेसिटेंस C था तो बाद में कैपेसिटेंस इज C/2 हो गया। ठीक है, कैपेसिटेंस आधा हो गया। और आपने नेक्स्ट क्या किया, तो एक डाइलेक्ट्रिक जिसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है वो इधर फिल कर दिया। ठीक है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है कितना K। ठीक है, हाउ विल द फॉलोइंग बी इफेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V है, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V/D होगा। ऑलराइट, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि आपने दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 2D कर दिया है, उससे कैपेसिटेंस चेंज हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है प्लेट पर प्रेजेंट चार्जेस की वजह से। ठीक है, वो चार्ज तो चेंज होने से रहा, चार्ज थोड़ी चेंज होगा, बैटरी तो है नहीं, चार्ज कहां से आएगा। ऑलराइट, हाँ, आपसे दूसरे पार्ट में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछा गया, उस पर भी आते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है।
एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ओके, तो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो भी था उसका जस्ट 1/k टाइम्स हो जाएगा। प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज कितना है V, तो आप कैपेसिटर की प्लेट पर इस चार्ज को तो लिख ही सकते हैं ना कि चार्ज इज इक्वल टू CVA, क्योंकि वैल्यू कितनी है CVA। ठीक है, और वैसे प्लेट एरिया के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया। तो ये देखिए कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इनिशियली ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों प्लेट तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो ये चार्ज को आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर A इज द प्लेट एरिया। सवाल में A नहीं दे रखा था, ठीक है, A के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो मैं समराइज करके आपको बस ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट किए जाने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1/k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, इतनी बात सही है। अब दोनों प्लेट के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको निकालना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E डॉट D होता है। शुरुआत में मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E डॉट D वेयर इज द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है E/k और डिस्टेंस हो चुका है 2D। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो चुका है 2D, तो ये हमारे पास आ रहा है E, मतलब 2 टाइम्स ऑफ E इंटू D/k। अब ये E इंटू D आपका शुरुआत का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बोल सकते हैं कि अब नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 टाइम्स ऑफ V/k हो गया है, 2 टाइम्स ऑफ V/k हो गया। आई बात समझ? ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी थी हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल एनर्जी कितनी है, तो फाइनल एनर्जी है हाफ। कैपेसिटेंस का क्या हुआ है, नहीं, कैपेसिटेंस तो बस इस प्लेट के इंक्रीमेंट की वजह से हाफ हुआ है ना, और डाइलेक्ट्रिक के डाले जाने की वजह से, तो डाइलेक्ट्रिक के डाले जाने की वजह से, ये तो मैंने ये वाला जो इफेक्ट लिखा था वो तो सिर्फ प्लेट के इंक्रीमेंट की वजह से हुआ था। डाइलेक्ट्रिक आया है तो डाइलेक्ट्रिक वाला भी तो रोल ऐड होगा। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो मैं क्या लिखूंगा, C/2 तो सिर्फ प्लेट इंक्रीमेंट की वजह से हुआ है, और डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से ये K टाइम्स बढ़ा भी तो है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैं लिख रहा हूं क्या, नया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2V/k का होल स्क्वायर। नया पोटेंशियल क्या हो गया, तो नया पोटेंशियल है 2V/k के बराबर का, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बताइएगा, 1/2 C इंटू K/2 इंटू 4V स्क्वायर बाई K स्क्वायर। ठीक है, तो ये लीजिए, एक K से एक K तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास जो फाइनल एनर्जी आ रही है ये 1/2, ठीक है, इंटू CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर इंटू ये ऊपर 2 हमारे पास और रह गया, नीचे K और रह गया। तो फाइनल एनर्जी का क्या हुआ, फाइनल एनर्जी 2/k टाइम्स हो गया, फाइनल एनर्जी 2/k टाइम्स हो गया। ठीक है, सॉरी, फाइनल एनर्जी रिड्यूसेस टू 2/k टाइम्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश चेंजेस टू E/k टाइम्स, वेयर k इज एनी नंबर लाइंग बिटवीन 1 to 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, find the ratio of potential difference that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance ratio 1:2 so that energy stored in the two cases becomes same। तो it is something like कि जैसे आपने C1 को C मान रखा है तो C2 is equal to 2C होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं।
तो सीरीज में ये C इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट इज C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 2C स्क्वायर बाई 3C होगा, दिस इज 2C बाई 3 होगा। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी है, एनर्जी इन सीरीज, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V1 स्क्वायर कर देते, हाफ। ठीक है, C इक्विवेलेंट है हमारे पास 2C बाई 3 इंटू V1 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल के बारे में बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, तो C1 प्लस C2 होगा, तो ये 3C हो जाएगा। तो एनर्जी इन पैरेलल दिस इज हाफ, C इक्विवेलेंट इज 3C इंटू V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। तो आपसे ये बोला जा रहा है क्या, एनर्जी इन द टू केसेस बिकम्स इक्वल। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एनर्जी इन सीरीज इज सेम एज एनर्जी इन पैरेलल, तो 1/2 इंटू 2C बाई 3 इंटू V1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3C इंटू V2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो ये V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, दिस इज 3 बाई 2/3। ठीक है, तो V1 बाई V2 कितना आ रहा है, V1 बाई V2 आ रहा है 3/√2। ये मैंने अंडर रूट लगा दिया है दोनों साइड। ठीक है,